हॉटलिस्ट हस्बैंड एपिसोड 149। अब आगे। और वैसे भी प्रियंका ने जब से अरमान को उस पार्टी में देखा था वो उस पर पूरी तरह से फिदा हो चुकी थी। घर आकर उसने इस बात का अच्छा खासा हंगामा भी किया था और अपने पिता को काफी सारी बातें भी सुनाई थी कि क्या आप मुझे सही से उसकी फोटो नहीं दिखा सकते थे कि वह कौन था या कौन नहीं था। लेकिन उस वक्त प्रियंका ने खुद ही अरमान को देखने से मना किया था क्योंकि उसे वक्त उसके दिलो दिमाग में उसका बॉयफ्रेंड था जो कि अच्छा खासा अमीर भी था और दिखने में भी ठीक ठाक था। लेकिन अरमान के सामने पानी कम था। आस्था की नानी माँ जो कि खुद ही अपने बेटे बहू के साथ जाना चाहती थी, इसीलिए उन्होंने रश्मि के कमरे में थोड़ा सा इमोशनल होने का ड्रामा किया था ताकि आकाश और बाकी सब उनके लिए कुछ कर सके। और उनका प्लान कहीं ना कहीं कामयाब भी हो गया था। तो अब जब सीमा जी और मनोज दोनों ने ही नानी माँ के सामने खूब हाथ पैर जोड़ लिया और नानी माँ ने अच्छी तरह से उनकी क्लास ले ली, तब नानी माँ उनके साथ जाने के लिए तैयार हो गई थी। और सबसे बड़ी बात ये थी कि मनोज जी का जो घर था वह सिंघानिया साहब ने यानी कि आलोक सिंघानिया जी ने नानी माँ के नाम करवा दिया था ताकि नानी माँ को कोई उनके घर से निकालने के बारे में 100 बार सोचे। अब तो नानी माँ अच्छी तरह से सीमा पर राज करने वाली थी। नानी माँ ने सोच लिया था कि हफ्ता भर वह वहाँ रहेगी और आस्था को बहाने से बुला लेगी और रात में किसी ना किसी तरह से आस्था को लेकर वह गायब हो जाएगी, क्योंकि अरमान के साथ आस्था अब ज्यादा दिन तक सेफ नहीं थी क्योंकि जिस तरह से अरमान का बर्ताव आस्था के साथ था वह नानी माँ को कुछ खास पसंद नहीं आ रहा था। पहले तो उन्हें लगा था कि कोई ना कोई भूत प्रेत का साया होगा, इसीलिए उनका दामाद इस तरह की अटपटी हरकतें करता है। लेकिन अब तो वह भरम भी उनका टूट चुका था, तो इसीलिए नानी माँ ने अपनी डिसीजन लिया कि वह अपनी पोती को हर हाल में बचाकर रहेगी और उसे लेकर हमेशा के लिए गांव चली जाएगी। अब नानी माँ ध्रुव, आहान, सुमित, साथ ही साथ आकाश उन सब से विदा लेने लगी थी क्योंकि आस्था और अरमान तो पहले ही वहां से निकल चुके थे। आस्था जाने से पहले अपनी नानी माँ को ढेर सारा प्यार और किस किया था और बोलती है, नानी माँ हम बहुत जल्दी आपसे मिलने आएंगे। तब नानी माँ मुस्कुरा दी थी, प्यार से गाल सहलाते हुए समझाकर कहती है, बस बेटा तब तक तुम रश्मि बेटी का ख्याल रखो, उसे ठीक करो, फिर फटाफट से आ जाओ। ऐसा बोलकर नानी माँ ने आस्था को कॉलेज जाने के लिए बोल दिया था और सबसे विदा लेने लगी थी। वही आहान तो पूरी तरह से उदास हो गया था क्योंकि उसे नानी माँ के साथ एक अलग की तरह का अटैचमेंट हो गया था, तो इसीलिए वह ज्यादा से ज्यादा टाइम नानी माँ के साथ ही बिताना चाहता था क्योंकि नानी माँ की कंपनी उन्हें बेहद पसंद आई थी। पर अब नानी माँ का यूं जाना उसे परेशान कर रहा था और वह थोड़ा सा इमोशनल भी हो गया था और उदास होकर बोलता है, मेरी टॉप नानी माँ अगर आप चले जाएंगे तो हमें घर में किक कैसे मिलेगी, आप नहीं जानते। जब से आप इस घर में आए हैं इस घर में इतनी रौनक हो गई है, मैं आपको क्या बताऊं। ना ये घर तो था लेकिन एकदम वीरान था, लेकिन आपके आने पर ही असल मायनों में ये घर बना है। अब जैसे ही आहान ने ये कहा, दादाजी नम आंखों से आहान को देखने लगे थे क्योंकि आज पहली बार आहान जो कि हमेशा मस्ती मजाक किया करता था, आज उसके एक अलग ही तरह की छवि यहाँ देखने को मिल रही थी और वह अपनी फीलिंग्स नानी माँ के साथ शेयर कर रहा था। वह तब नानी माँ ने आहान को गले से लगाकर उसके माथे को चूम लिया था और सर पर हाथ फेर कर बोलती है, अरे मेरे बच्चे तू फिक्र क्यों कर रहा है, और हम थोड़ा ही ना कोई 100.200 कोस जा रहे हैं, अरे घर पास में ही तो हैं, अगर तुम यहाँ छीकोगे ना तो तुम्हारी छींक की आवाज हमारे घर तक आ जाएगी, तो क्यों परेशान हो रहे हो, जब तुम्हारा मन करेगा तुम आ जाना या फिर हम तुमसे मिलने के लिए आ जाएंगे, मजाल किसी की कोई हमें रोक ले, अपनी छड़ी से मार मार कर उन्हें ठीक न कर देंगे। अब जैसे ही नानी माँ ने अपने रोबीले अंदाज में ये कहा, आहान रोते रोते भी मुस्कुरा दिया था और सभी हंसने लगे थे। वही सीमा उन सब की हंसी देखकर अंदर ही अंदर जल बुनकर राख हो रही थी और सोच रही थी कि आखिरकार नानी पोती ने इन लोगों पर ऐसा क्या जादू चलाया है कि इतने बड़े बड़े अमीर लोग इन दोनों
दादी पोती की मुट्ठी में हो गए हैं और किस तरह से सब उनके आगे पीछे घूमने लगे हैं। उनके पास कुछ न कुछ तो है जरूर कहीं न कहीं। सीमा उस वक्त नानी माँ को इस तरह से सब पर हुक्म चलाते हुए देखकर बहुत ज्यादा भून रही थी। और जब से उसे यह पता चला था कि उसका घर सब कुछ नानी माँ के नाम हो गया है, तब से तो उसे नानी माँ से और ज्यादा चिढ़ होने लगी थी। क्योंकि आलोकनाथ जी काफी ज्यादा तजुर्बेदार आदमी थे, तो ये बात अच्छी तरह से जानते थे कि किस तरह से नानी माँ की पोजीशन को उस घर में मजबूत करना है, जो कि उन्होंने कर दी थी। और ऊपर से मनोज जी को अपने सर पर अभी भी आकाश की ने जो उनके सर पर बंदूक तानी थी वह महसूस हो रही थी। तो वह तो आप कुछ उल्टा पुल्टा करने के बारे में सोच भी नहीं सकते थे। वेल, अब सबसे विदा लेने के बाद मनोज और सीमा जी नानी माँ को लेकर चले गए थे। वहीं दूसरी ओर आस्था अरमान के पास जाकर कार में बैठ गई थी और एज यूजुअल एक कोना पकड़कर बैठे हुए थी। वहीं अरमान घूरकर आस्था को देख रहता है, क्योंकि एक आस्था बड़ी खूबसूरत लग रही थी। एकदम डार्क कलर का ग्रीन अनारकली सूट, उसकी पतली पतली कमर, फुल लेंथ उसकी बाजू थी। उसका बैग थोड़ा सा डिप था, लेकिन बड़ा ही खूबसूरत लग रहा था। अरमान की नजरें कभी आस्था के खूबसूरत लाल होठों पर जाती, साथ साथ होठों के बिल्कुल ठीक पास एक प्यारा सा छोटा सा काला तिल पर वहां उसकी नजर जाकर ठहर जाती। कभी वह आस्था के खूबसूरत से बालों को देखने लग जाता। आस्था ने मेसी बंद करके अपने बालों को सेट किया था और बालों के कुछ लटे उसके खूबसूरत से गालों को चूम रही थी। अरमान का दिल बार बार आस्था को देखकर धड़क रहा था। उसका दिल कर रहा था कि वह अपना सारा गुस्सा और नाराजगी खत्म कर दे और अभी इसी वक्त इस लड़की को अपना बना लें। ये लड़की जो खूबसूरती की कयामत थी, बला की खूबसूरत लग रही थी। तभी अरमान का फोन बजने लगता और अरमान अपने खूबसूरत ख्वाब से बाहर आता है। फोन किसी और का नहीं बल्कि देव का था, जो कल रात वीर रायचंद के पूरे वेपन के किले को उड़ा कर आए थे। तो उसके बाद उन्होंने फार्म हाउस में जाकर आराम किया था और अब सीधे सुबह देव ने अरमान को कॉल करके सारी जानकारी दे दी थी। तब अरमान तिरछा सा मुस्कुराया था और वीर रायचंद की कॉल का वह जवाब दे चुका था। वीर रायचंद, जिसने ऐसे वक्त पर फोन किया था जब आस्था और अरमान पूरी तरह से एक होने वाले थे। लेकिन अब अरमान ने वीर रायचंद से सूद समेत बदला ले लिया था। वेल, तब अरमान ने देव से बोलता है कि वह फार्म हाउस आ रहा है, सो उसका इंतजार करें। तब देव ने भी अपनी गर्दन हाँ में हिलाकर फोन रख दिया था। वो सब फार्म हाउस पर ही हर तरह की बात किया करते थे, क्योंकि सिंघानिया मेंशन में दादाजी रहते थे, तो ज्यादातर वह अपनी प्रोफेशनल मीटिंग्स हमेशा फार्म हाउस पर ही किया करते थे। फार्म हाउस जो कि सबसे सेफ जगह थी, तो इसीलिए वह लोग किसी तरह का कोई रिस्क नहीं लिया करते थे। वहीं दूसरी ओर आस्था अब मन में यह सोच रही थी कि आज इन खडूस कुमार को हो गया है। जब भी हम कार में बैठते हैं तब तो हमेशा ही अब हमें उठाकर अपने गोद में बिठा लेता है, पर आज तो देखो हमें सिर्फ और सिर्फ तिरछा तिरछा घूर रहे हैं। ना हमसे प्यार से कुछ बोल रहे हैं और ना ही हमारे साथ कोई छेड़खानी कर रहे हैं। कहीं ना कहीं आस्था को अरमान का चुमना, उसे किस करना जबरदस्ती ही सही, अब सब पसंद आने लगा था। लेकिन जब से अरमान ने आस्था को रियलाइजेशन कराने के लिए उससे दूरी बनाई थी, तब से आस्था को ये बात बहुत बुरी लग रही थी। वह अपनी फीलिंग समझ नहीं पा रही थी, लेकिन उसका दिल बार बार चाह रहा था कि वह अरमान की गोद में अभी और इसी वक्त जाकर बैठ जाए और एक बार फिर अरमान के क्यूट से दिखने वाले होठों पर अपने होंठ रख दे। तभी आस्था ने अपनी सोच को झटका और खुद को डांटते हुए बोली कि हे कान्हा जी भगवान, हम ये क्या सोचने लगे, हमें माफ कर दीजिए, हमें माफ कर दीजिए। हमें इस तरह की घटिया बातें अपने दिमाग में नहीं लानी चाहिए। कहीं ऐसा ना हो कि कान्हा जी भगवान जी हमसे नाराज हो जाए। और ये राक्षस जी, ये तो वैसे ही इतना ज्यादा खतरनाक है, पता नहीं अगर इन्हें बात के बारे में पता चला कि हम उनके बारे में कितने गंदे गंदे बातें सोच रहे हैं, तो ना जाने ये हमारे बारे में क्या सोचेंगे। और वैसे भी ये तो बोलते रहते हैं कि हम इन्हें हर बार अपनी और आकर्षित करते हैं। कहीं ना कहीं सोचते हुए आस्था ने अब आड़े टेढ़े मुंह बना लिया था। आस्था को मुंह बनाते हुए अरमान ने देख लिया। मन ही मन वह सोचने लगा कि इस लड़की को तो मैंने कुछ बोला भी नहीं है, तो यह इस तरह से मुंह क्यों बना रही है।
फिलहाल ड्राइवर की आवाज आई थी कि साहब जी कॉलेज आ गया है। आस्था को कॉलेज से थोड़ी सी पहले छोड़ा जाता था ताकि कोई भी ये को याद था जिस कार से चल रही है उसे देख ले, क्योंकि यह दादाजी का सख्त इंस्ट्रक्शन था कि आस्था की पहचान जितनी गुप्त रहेगी उतनी ज्यादा ही वह सेफ रहेगी, क्योंकि अरमान के दुश्मन किन किन वेश में कहाँ थे ये किसी को कोई आइडिया नहीं था। आस्था एक नज़र कार से उतरते वक्त अरमान की ओर देखा था कि शायद अरमान उसे कुछ बोलेगा, लेकिन अरमान बेहद सपाट चेहरा लिए ड्राइवर से बोलता है, ड्राइवर जल्दी करो, अब जल्दी ही। अरमान की गाड़ी उसकी आंखों के सामने से जाने लगती है और आस्था की आंखें भर आई थी। तभी अरमान ने गार्ड्स को इंस्ट्रक्शन दे दिए थे कि वो आस्था के आसपास रहे और उसे इस बात के बारे में कोई भनक ना लगे, पर याद रखना कोई भी उसके आसपास नहीं भटकना चाहिए। अरमान की बात मानते हुए सभी गार्ड्स एक्टिव हो गए थे। वह जल्दी ही आस्था कॉलेज के अंदर चली गई थी और जैसे ही वह कॉलेज के अंदर गई तुरंत रौनक उसके सामने आ गई थी। रौनक को सामने देखकर आस्था ने उसे गले से लगा लिया था। तब रौनक झूठी नाराजगी से बोलती है, अरे यार, तुम सिर्फ एक दिन कॉलेज जाकर गायब हो गई हो, तुम्हारे तो अब दर्शन ही नहीं होते, पूरे 2 दिन बाद हुए हैं, तुम कॉलेज नहीं आ रही हो, क्या हुआ है आखिरकार? और उसे दिन भी तुम जल्दी चली गई थी। तब आस्था हल्का मुस्कुराते हुए बोलती है, यार वह हमने बताया था ना कि हमारी एक दीदी है, उनकी तबीयत ठीक नहीं थी, उनका एक्सीडेंट हो गया था, तो इस वजह से हम कॉलेज नहीं आ पाए क्योंकि हम उनका ध्यान रखना चाहते थे। तभी रौनक बोलती है, अरे हो सॉरी, मुझे बहुत बुरा लगा तुम्हारी दीदी के बारे में सुनकर, लेकिन अब कैसी है तुम्हारी दीदी की तबीयत? तब आस्था बोलती है कि उनकी तबीयत अब ठीक है। तब रौनक थोड़ी सी उदास सी थी। तब आस्था उसकी ओर देखकर बोलने लगी, तुम्हें क्या हुआ है, तुम इतना उदास क्यों हो रही हो? तब रौनक बोलती है, वह एक्चुअली जैसी दीदी की तुम बात कर रही हो, ऐसी हमारी भी एक दीदी है, उन्होंने हमारा बचपन से बहुत ख्याल रखा है। हालांकि हमारा उनसे कोई सगा रिश्ता नहीं है, लेकिन वह हमारे लिए सगों से भी बढ़कर है। लेकिन पता नहीं पिछले 15 दिन हो गए, अब कहाँ बिजी है, वह कहाँ नहीं है, उनका अभी तक हमें कोई कॉल भी नहीं आया है, जबकि हफ्ते में 2 बार वह हमें फोन करती है, लेकिन इस बार पूरे 15 दिन हो गए, अभी तक उनका कोई कॉल नहीं आया। तब आस्था हैरान से और बोलती है, तो तुमने उनसे मिलने की कोशिश क्यों नहीं की? तब रौनक बोलती है, वह जहाँ काम करते हैं वहाँ का एड्रेस हमारे पास नहीं है और न ही हमने कभी जानने की कोशिश की, क्योंकि एक तो उन्होंने हमारे लिए वैसे इतना कुछ किया है, तो बेकार में हम उनके काम की जगह पर जाकर किसी तरह उनकी कोई मुश्किल नहीं बढ़ाना चाहते थे। अभी वह दोनों आपस में बात करते करते जल्दी ही क्लासरूम में जाकर बैठ गई थी और अभी क्लासेस शुरू हुए केवल 20 मिनट ही हुए थे कि तभी एक पियून वहां आया था और आकर बोलता है कि आप सबको 20 मिनट के लिए ब्रेक है। तब सभी लोग हैरानी से एक दूसरे को देखने लगे थे। तभी उसे पियून ने आगे कहना शुरू कर दिया था, वह एक्चुअली प्रिंसिपल साहब कुछ देर में अपने की स्पेशल पसंद के साथ यहाँ आने वाले हैं, तो वह ही आगे की आपको इन्फॉर्मेशन देंगे, इसीलिए सर ने बोला है कि उनसे मिलने से पहले आप सब अपना थोड़ा वार्म अप कर लीजिए और उसके बाद आप उनसे मिलिएगा। अब जैसे ही सब ने ये सुना, सब हैरान थे और कहीं ना कहीं एक दूसरे के और देख रहे थे। वह ज्यादा देर ना करते हुए अब आस्था जैसे ही अपनी क्लास से बाहर निकली, रौनक तुरंत उसके सामने आ गई थी। तब आस्था हैरानी से रौनक को देखकर बोलती है, तुम कहाँ थी? तुम तो आज क्लास में भी नहीं थी। रौनक 2nd ईयर में थी और आस्था 1st ईयर में थी, लेकिन 1st और 2nd ईयर की क्लास है एक ही साथ लगती थी। तब रौनक आस्था को देखकर बोलती है, वह एक्चुअली यार मेरा आज कोई क्लास अटेंड करने का मूड नहीं था, लेकिन ये क्या हुआ, जल्दी क्लासेस क्यों छूट गई? तभी आस्था ने रौनक की ओर देखकर बोलती है, पता नहीं क्या हुआ है, लेकिन 20 मिनट के लिए वार्म अप के लिए कहा गया है कि 20 मिनट तक सभी अपना अपना वार्म अप कर लीजिए, उसके बाद प्रिंसिपल किसी को इंट्रोड्यूस करने वाले हैं। आगे की स्टोरी के लिए कमेंट कीजिए।